गाजा में सीज फायर के बीच वेस्ट बैंक में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। इजरायली ऑपरेशन में 6 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया है। उधर यरूशलेम में पीएम नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। सीज फायर की डील से नाराज लोगों ने इस्तीफा मांग लिया है नेतन्याहू का। उधर 50 दिन कैद के बाद परिवार से मिला ओहाद मुंदर। बंधकों की डील के दूसरे दिन हमास ने ओहाद को छोड़ा है। ये देख सकते हैं आप, एक छोटा सा बच्चा ओहाद मुंदर जो कि हमास की गिरफ्त में था। हमास ने उसको किडनैप कर लिया था। वो 50 बंधकों की जो डील हुई उसी में छोड़ा गया। 50 दिन बाद परिवार से मिला। और ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के समर्थन में रैली निकाली गई है। 50,000 ईरानी बासिज लड़ाकों ने अपना दम दिखाया है। तेहरान में हमास के समर्थन में आप देख सकते हैं 50,000 बासिज लड़ाकों ने एक रैली निकाली और अपना दम दिखाया। साउथ चाइना सी से बड़ी खबर है। चीन और अमेरिका में यहां पर टेंशन बढ़ गई है। चाइनीज शिप ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर का पीछा किया है। साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ी। चीनी शिप ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर का पीछा किया। उधर फ्रांस के शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। 16 साल के युवक की हत्या से लोग गुस्से में हैं। क्रेपॉल में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान एक युवक की हत्या हो गई थी। उधर तुर्की में भयानक बवंडर से हड़कंप मच गया। डालामान इलाके में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तुर्की में भयानक बवंडर आ गया है। ये देखिए तस्वीरें, डालामान इलाके में येलो अलर्ट जारी किया गया इस बवंडर के बाद। और पाकिस्तान में 2 हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने की खबर है। सिंध में हिंगलाज माता मंदिर को तोड़ा गया है। बहुत बड़ी खबर है। 2 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। सिंध में हिंगलाज माता मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है पाकिस्तान में। और आइए 8 खबरें आपको यहां दिखाता हूं मैं। ये 8 बड़ी खबरें जो इजराइल से लेकर पाकिस्तान से आ रही हैं। पहले, वेस्ट बैंक में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है और वेस्ट बैंक में अब वहां पर युद्ध पहुंच रहा है, ये आपको दिखाएंगे। दूसरा, नेतन्याहू के घर के बाहर लोग पहुंचे। सीज फायर की डील से बड़े नाराज है, उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तीसरा, एक लड़का ओहाद मुंदर 50 दिन के बाद अपने घर वालों से मिला और मिलने की खुशी क्या है वो अभी हमने आपको दिखाई। आगे देखिए, तेहरान में हमास के समर्थन में रैली निकाली गई है। ईरान में बासिज लड़ाकों ने, 50,000 लड़ाकों ने ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के समर्थन में रैली निकाली। ये 4 बड़ी खबरें। अब 4 बड़ी खबरें और दुनिया के अलग अलग कोनों से। दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, अमेरिका और चीन में यहां टेंशन बढ़ी। यूएस के डिस्ट्रॉयर का चीन के शिप ने पीछा किया। फ्रांस के शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ एक 16 साल के युवक की मौत के बाद और लोग काफी गुस्से में दिखे। डालामान इलाके में येलो अलर्ट जारी किया गया। तुर्की में एक वहां पर चक्रवाती तूफान देखने को मिला, भयानक बवंडर देखने को मिला। और पाकिस्तान में सिंध में हिंगलाज माता मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। 2 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। यह पाकिस्तान से जानकारी आ रही है। इस बारे में आपको आगे डिटेल दें, लेकिन शुरुआत वेस्ट बैंक से। वेस्ट बैंक फिर बमबारी का शिकार हुआ है। जेनिन में रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया गया है। हमले से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना पर हमले का आरोप है। और वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स का ऑपरेशन दिखाते हैं आपको। 5 हमास लड़ाकों को खत्म करने का दावा आईडीएफ ने किया है। 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जनिन कैंप में रेड के दौरान झड़प भी हुई है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों और आईडीएफ में झड़प देखने को मिली है। जनिन में इजरायली फोर्स पर हमला हुआ है। विद्रोहियों ने कई जगह आग लगा दी है। आईडीएफ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर लोग, और इस तरह से आगजनी की गई है जनिन में। तो 3 बड़ी खबरों के साथ आपको तीनों तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी खबरें हैं। जनिन में रेफ्यूजी कैंप पर हमला हुआ है। 5 हमास लड़ाकों को खत्म करने का दावा आईडीएफ ने किया है और कैसे लोग वहां पर आगजनी कर रहे हैं, आईडीएफ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इन तीनों खबरों में, इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो वेस्ट बैंक में आगजनी से हड़कंप है। लेबलस शहर में कार में आग लगा दी गई। इजरायली फोर्स पर आगजनी का आरोप है। सीज फायर के बीच वेस्ट बैंक में टेंशन बढ़ गई है।
और वेस्ट बैंक के सबसे बड़े शहर में जंग जारी। हेब्रोन में आईडीएफ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ताबड़तोड़ गोलीबारी से इलाका दहल गया है। लगातार हो रही है जबरदस्त फायरिंग। हमास समर्थकों से आमने सामने की जंग चल रही है। वेस्ट बैंक में जंग जारी है और उसकी आवाज आप सुन सकते हैं, गोलियों की तड़तड़ाहट आप सुन सकते हैं। और देखिए जल्दी से आपको आइए बिग वॉल पर मैं दिखाता हूं यहां पर कौन कौन से इलाके हैं वेस्ट बैंक में जहां पर जंग जारी है। देखिए ये वेस्ट बैंक का आपके सामने नक्शा आ चुका है और यहां पर कहां जेनिन ये ऊपर की तरफ है। ये देखिए जो रेड डॉट दिख रहा ब्लिंक करते हुए, ये है जेनिन। नेबलस आप देखिए थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर पड़ता है। इसके बाद आप थोड़ा और नीचे आएंगे हेब्रोन, तो हेब्रोन ये रामल्ला, पहले रामल्ला यहां पर पड़ता है। रामल्ला के बाद यहां पर आप तुलकर्म देखिए, तुलकर्म यहां पर पड़ता है, ये तुलकर्म का इलाका है। इसके अलावा बेथलेहम की बात करें तो बेथलेहम थोड़ा सा यहां पर आप नीचे आएंगे, ये बेथलेहम और ये यहां पर हेब्रोन है। ये वेस्ट बैंक का सबसे बड़ा शहर है। यहां पर बताया जा रहा है कि इस वक्त काफी ज्यादा आईडीएफ और लोगों के बीच झड़प देखने को मिल रही है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको ये बता देता हूं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हैं। इस पर बात करने के लिए आप देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, एज डिफेंस एक्सपर्ट, इंडियन मिलिट्री रिव्यूज के एडिटर। सर बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ दीपक वोरा हैं, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया, डिप्लोमेसी के जाने माने एक्सपर्ट। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे जाबाज संवाददाता विपिन चौबे आपको दिख रहे हैं इस वक्त, उनके साथ कैमरा सहयोगी गंगा भी हैं जो ये इस वक्त उनके लिए कैमरा कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले विपिन, वेस्ट बैंक ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है क्योंकि गाजा में सीज फायर की शर्तें लागू हैं, वेस्ट बैंक में तो नहीं लागू हैं। तो ये वेस्ट बैंक में क्या चल रहा है? देखिए पिछले 2 दिनों से जैसे जैसे जो कैदी छूट रहे हैं वो वेस्ट बैंक के इलाके में जा रहे हैं और वहां पर जश्न का माहौल है, बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है और हमास को एक योद्धा की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बैंक हमास के लड़ाकों से मुक्त है, वेस्ट बैंक पर बहुत ज्यादा निगाह है इस वक्त इजराइल की। और वहां जैसे जैसे हिंसा या इस तरह की मानसिकता वाले लोग सामने आते हैं तो वहां पर एक्शन होता रहा है। लेकिन इन 49 दिनों के बाद सीज फायर चल रहा है गाजा पट्टी में, लेकिन ये सीज फायर एप्लीकेबल नहीं है वेस्ट बैंक में। इसीलिए वेस्ट बैंक में जो छिपे हुए कमांडर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो उस माइंडसेट को धारण करने वाले लोग हैं, उनकी छापेमारी की जा रही है। और जिस तरह से 2 दिनों से जश्न मनाया जा रहा है ये इजरायली डिफेंस फोर्स को अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए वहां पर भी हमले, वहां पर भी छापेमारी और उन लोगों को पहचानने की कोशिश जो हमास के समर्थन करता है। लिहाजा आप वेस्ट बैंक में जो चिंगारी सुलग रही है उसकी लौ भी आपको जलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ विपिन, आपने बड़ी बात कही है कि वेस्ट बैंक जब से एक फिलिस्तीनी कैदी छूट रहे हैं जनरल बख्शी, वेस्ट बैंक में हलचल बढ़ गई है। तो क्या गाजा जैसा कोई युद्ध हम वेस्ट बैंक में भी देख सकते हैं? देखिए मुझे तो बहुत फिक्र है कि ये सीज फायर अगर पूरा निकल जाए तो हॉस्टेजेस और उनकी फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो भी पहले सीज फायर इजराइल और हमास के बीच में हुए हैं उनमें वो कभी कायम नहीं रहे हैं। दे हैव ऑलवेज बीन ब्रोकन, बोथ साइड्स कुछ ना कुछ कोई छेड़खानी होती है और वो टूट जाता है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमास के साथ जो सीज फायर हुआ है, हमास और बाकी ये जो इस्लामिक ग्रुप हैं वो उसको एक जीत की तरह, विक्ट्री की तरह दिखा रहे हैं। तो इससे मैं देख रहा हूं कि इजराइल की फौज में भी बड़ा आक्रोश है, काफी गुस्सा है। कई उनमें लोग हैं जो सोचते हैं ये सीज फायर नहीं दिया जाना चाहिए था, मजबूरन उनको देना पड़ा। वेस्ट बैंक के रामल्ला में अफरा तफरी मच गई। आईडीएफ ने भीड़ पर आंसू गैस छोड़े, आंसू गैस के गोले, नारेबाजी कर रहे थे वहां पर लोग हमास के समर्थन में। बंधकों के छूटने का इंतजार कर रहे थे कुछ लोग। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में लगातार तनाव बढ़ रहा है। फिलिस्तीन समर्थकों और आईडीएफ के बीच वहां पर भिड़ंत लगातार बढ़ रही है। सड़कों पर भीड़ को हटा रही है आईडीएफ। आप देखिए भीड़ वहां लगातार सड़क पर जुट रही है, हमास के समर्थन में रैलियां निकाल रही है, आईडीएफ का विरोध कर रही है और आईडीएफ उस भीड़ को सड़कों से हटा रही है। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बंधकों की रिहाई तक गाजा नहीं छोड़ेगा इजराइल। एक बड़ी खबर,
हमास का विनाश ही हमारा मकसद, यह कहा है इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने। गाजा पहुंचे इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट, समुद्री रास्ते से गैलेंट ने गाजा में एंट्री की। ये देखिए समंदर से उनके आने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फिलहाल गाजा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इजराइल के सारे बंधक हम छुड़ा ना लें। योव गैलेंट का गाजा पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है यहां पर, और यह मैसेज पूरी दुनिया के लिए है। आइए आपको बिग वॉल पर इस बारे में जानकारी देता हूं मैं, और गाजा में इजराइल के रक्षा मंत्री बिग वॉल पर इस बारे में और जानकारी देता हूं। देखिए युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार गाजा में इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट आईडीएफ कमांडरों के साथ उन्होंने गाजा की धरती पर खड़े होकर रणनीति बनाई। गाजा में आईडीएफ सैनिकों से मिले इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट, सारे बंधकों की रिहाई तक गाजा नहीं छोड़ेंगे, यह कहा है गैलेंट ने। हमास का खात्मा करना ही आईडीएफ का मकसद है। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? रक्षा मंत्री के साथ आईडीएफ नेवी चीफ भी मौजूद रहे। अब जनरल वोरा माफ कीजिएगा, एम्बेसडर वोरा, जनरल तो बख्शी है हमारे साथ सर, एम्बेसडर वोरा, हालांकि आप मिलिट्री चीजों को बड़े अच्छे से समझते हैं, ये क्या है? ये जनरल गैलेंट कहें इनको, ये रक्षा मंत्री गैलेंट कहें, ये क्या कर रहे हैं और उसका क्या मैसेज है सर? हमारे यहाँ सर बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ प्रोग्राम में होता है। जनरल बख्शी हर चीज इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं आपकी तरह कि मेरी जानकारी बढ़ जाती है। सर मैं इस समय हैदराबाद में हूँ, तेलंगाना में। यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी, 50 के करीब बेने एफ्राइम, उनको कहते हैं तेलुगु जूस हैं। तो मैं 2 परिवारों से मिला था, 50 परिवार हैं, और जब बातचीत करते हुए बोले कि सीज फायर बिल्कुल गलत है, हमास को खत्म कर देना चाहिए। तो दे आर फ्यूचर इजरायली सिटीजन। अब जो आपने बताया कि नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं अगेंस्ट द सीज फायर, टुडे मैं नहीं होना चाहता बेंजामिन नेतन्याहू। पहले प्रदर्शन हुए कि सीज फायर करो और हमारे लोगों को वापस लाओ। अब जब वो सीज फायर होगी तो सीज फायर क्यों किया है? तो ये जो गए हैं जनरल वहां पर, जो डिफेंस मिनिस्टर, ये संदेश बड़ा क्लियर है। संदेश ये है कि डिफेंस जो है और अटैक ये हमारी प्रायोरिटी है। ये सीज फायर 1 ना 2 दिन में खत्म हो जाएगा, टेम्परेरी ट्रूस जिसे कहते हैं। उसके बाद हम वापस वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। तो उनके जाने का मकसद यह है अपने लोगों को बताना, उनकी फौज जो गाजा पट्टी में है, कि डोंट वरी, कुछ देर के लिए विश्राम करो, उसके बाद जितना दम है लगा के अटैक करो। ये मैसेज इजरायली फौज के लिए है और पूरी दुनिया के। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ एम्बेसडर वोरा। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, परिवार से मिली हमास की कैद में रही एमिली, और ये छोटे छोटे बच्चे हमास की कैद में थे जो अब छूट रहे हैं और दुनिया को उनके बारे में पता चल रहा है। 50 दिनों तक हमास की कैद में थी 9 साल की एमिली। एमिली समेत कुल 26 इजरायली रिहा हो चुके हैं अभी तक 2 दिनों में। थाईलैंड के 14 और फिलीपींस का एक बंधक रिहा हुआ है, यानी 15 और 26 करीब एक आप कह सकते हैं यहां पर अभी तक 41 बंधक रिहा हो चुके हैं कुल हमास की गिरफ्त में से। बदले में 78 फिलिस्तीनी कैदियों को अभी तक इजराइल ने छोड़ा है। हालांकि 13 बंधक इजराइल के हर दिन छोड़े जा रहे हैं। थाईलैंड के जो बंधक छोड़े गए उनकी गिनती अलग है, उनकी डील अलग है। अभी केवल जो 13 बंधक रोज छोड़े जाने इजराइल के, उसमें ये बच्चे छूट कर आ रहे हैं। इसी बीच गाजा पट्टी में राहत सामग्री भेजी गई है, क्योंकि शर्त है हमास की कि रोज 200 ट्रक राहत सामग्री गाजा आएगी और नॉर्थ गाजा तक जाएगी, और वही है। देखिए गाजा पट्टी में राहत सामग्री 200 ट्रक लेकर पहुंचे हैं। राफा बॉर्डर जो कि इजिप्ट का बॉर्डर है, जहां से बंधक भी आ रहे हैं, उसी बॉर्डर के जरिए मदद भी पहुंचाई गई है। खाना, पानी, दवा, कपड़े, ये सब पहुंचाए गए। और देखिए देरी के बाद बंधकों के दूसरे ग्रुप की रिहाई कर दी गई। रिहाई सीज फायर के दूसरे दिन 13 इजरायली बंधक रिहा हुए। कल दिन भर इस बात पर संशय था कि आज वो जो 13 बंधक छोड़े जाने हैं वो छूटेंगे या नहीं, लेकिन कल हमास ने काफी डिले करने के बाद आखिरकार 13 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इजरायल की धमकी के बाद आधी रात रिहा हुए ये बंधक। थाईलैंड के 4 बंधकों की भी रिहाई हुई। राफा क्रॉसिंग के जरिए केरेम शालोम पहुंचे ये बंधक। तो इजरायल की धमकी और उसके बाद आधी रात छूटे बंधक। आइए आपको दिखाते हैं यहां पर सीज फायर के दूसरे दिन 13 इजरायली बंधक रिहा हुए। बदले में इजरायल ने 39 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े। थाईलैंड के 4 बंधकों की रिहाई हुई। रेड क्रॉस ने रात 3 बजे बंधकों को इजिप्ट भेजा। 3 बजे राफा क्रॉसिंग के जरिए केरेम शालोम पहुंचे ये बंधक।
रिहाई में देरी पर जो बाइडेन ने कतर के नेताओं से, जो बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति लगा हुआ, देखिए इसमें भाई साहब, उन्होंने बात की कतर के नेताओं से। अब तक इजराइल के 26 बंधक और 15 विदेशी बंधक रिहा हो सके हैं। अब दूसरे ग्रुप की रिहाई से पहले क्या हुआ यह भी आप देख लीजिए। इजराइल पर सीज फायर की शर्तों को तोड़ने के आरोप लगाए हमास ने। उत्तरी गाजा में 97 ट्रकों को जाने से रोका, यह आरोप लगाया हमास ने। आईडीएफ ने दक्षिणी गाजा के ऊपर ड्रोन उड़ाए। इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों की सूची को बदला, ये सब आरोप हमास के हैं। इजराइल ने सीज फायर की शर्तों को तोड़ने से इनकार किया। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इजिप्ट और कतर की कोशिशों से आधी रात छूटे 17 बंधक। अब जनरल बख्शी, देखिए जैसा आप कह रहे थे कि सीज फायर को लेकर बहुत संशय है, बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ये सीज फायर, जैसा आप कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है हमास पर कि 4 दिन चले, बातें तो यहां तक हो रही हैं कि सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए, क्या संभावना दिखती है आपको इसकी? नहीं, देखिए, एक्सटेंड करने की बात की जा रही है इसलिए कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम इजरायली हॉस्टेज छूट जाए। यू सी, दैट इज अ ह्यूमन ट्रेजेडी। उनके फैमिलीज बहुत ही नेचुरली बहुत ही कंसर्न्ड हैं कि उनके लोग वापस आ जाएं। जी। अभी तक केवल 50 की बात हुई थी। ये भी कहा जा रहा था कि हर 10 अगर आप छोड़ेंगे इजरायली हॉस्टेजेस तो एक दिन के लिए वो सीज फायर बढ़ाएंगे। जी। तो इसके लिए अभी भी उनकी कोशिश है कि पहले हॉस्टेजेस को निकाल लिया जाए, बाद में हमास से निपट लेंगे। जी। इसी के लिए चल रहा है और हमास भी जो पूरी कोशिश कर रहा है, बट जिस तरह का वो हैवानियत का नाच कर रहे हैं, वो हर जगह ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि उन्होंने धूल चटा दी होगी इजराइल को। इससे इजराइल की फौज में हमने देखा है बड़ा आक्रोश है, बहुत इरिटेटेड हैं वो लोग, और उनको लग रहा है कि जो काम वो करने निकले थे उसे बेवजह रोक दिया गया है। और काफी वहां पे लोग अपसेट हैं। लेकिन और कोई तरीका है नहीं इजराइल के पास अपने लोगों को छुड़वाने का। और अभी तो देखिए 50 ही हुए हैं, अभी तो 200 और वहां पे बंधक हैं। 50 भी नहीं हुए, मतलब शुरुआत हुई है प्रक्रिया 50 को छोड़ने की। 2 ग्रुप्स ही अभी तक रिलीज हुए हैं और कल भी काफी लंबा चौड़ा नाटक हुआ। कोई नहीं चाहता सर, ना बाइडेन साहब को खुद नेतन्याहू चाहेंगे, ना कोई सैनिक चाहेगा कि कि उनके जो लोग वहां पर बंधक बने हैं वो अपने घर वालों के पास ना जाएं। और शायद इसीलिए इतना एज लेने के बाद भी इजराइल ने ये डील की है, वरना नॉर्थ गाजा तो देखिए पूरा उनके कंट्रोल में आ चुका है और साउथ गाजा में भी लगातार वो बमबारी कर रहे हैं। इसी बीच देखिए एक अलग खबर आ रही है, मैं वो भी दिखाता हूं, फिर उसके बाद आता हूं आप लोगों के पास। गाजा युद्ध में 57 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। वो पत्रकार जो इस युद्ध को कवर कर रहे हैं, उनमें 57 पत्रकार मारे गए। युद्ध में फिलिस्तीन के 50 पत्रकारों की जान गई है। कवरेज करते हुए हवाई हमलों में इन पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई है। युद्ध में 11 पत्रकार घायल हो चुके हैं। गाजा से 19 मीडिया कर्मी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। तो आइए पत्रकारों पर कैसे यह युद्ध कहर बनकर टूटा है, यह भी आप देखिए। गाजा युद्ध में 57 पत्रकारों की मौत। बिग वॉल पर दीजिए मुझे पीसीआर, यहां पर दिखाता हूं मैं अपने दर्शकों को कि पत्रकारों पर कैसे यह युद्ध भारी पड़ रहा है। गाजा युद्ध में 57 पत्रकार मारे गए। 7 अक्टूबर से को 6 पत्रकारों की जान गई थी। 18 नवंबर को भी 7 पत्रकारों की जान गई। 50 फिलिस्तीनी और 4 इजरायली पत्रकारों की मौत हो चुकी है। 11 पत्रकार घायल हैं, 3 लापता हैं, 19 मीडियाकर्मी गिरफ्तार किए गए हैं। हमले, धमकी और साइबर अटैक के बीच काम की मजबूरी, ये ग्राउंड पर जो इस वक्त विपिन चौबे कर रहे हैं, ये वो उसकी चुनौतियां हैं। दावा किसका है? ये यूएस कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का है। विपिन, देखिए मैंने भी ग्राउंड पर देखा है कि कितनी चुनौतियां होती हैं। आप भी इस वक्त वॉर जोन में हैं और वॉर जोन में हमको ये जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा चुनौतियां होती हैं। लेकिन यही काम है एक जर्नलिस्ट का, जो जर्नलिस्ट करता है और दुनिया के लिए वो चीजें लेकर आता है। मुझे ये बताइए इस वक्त वहां पर क्या चुनौतियां हैं एक पत्रकार के लिए अपना काम करने के लिए? देखिए इजराइल तो फिर भी बहुत हद तक बेहतर है गौरव, क्योंकि आप भी वॉर जोन को कवर कर चुके हैं। यूक्रेन वॉर आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। लेकिन आप समझते हैं कि जहां पर हमला हो रहा हो, मतलब अगर रशिया और यूक्रेन के युद्ध में बात करें तो रशिया में रहकर कवर करने वाले पत्रकार फिर भी सेफ थे, क्योंकि ये ऑफेंसिव रशिया था और डिफेंसिव यूक्रेन था। उसी तरह से आज की तारीख में चैलेंजेस
गाजा की धरती पर खड़े होके इस युद्ध को कवर करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए आप देखिए 57 पत्रकारों की मौत हुई है, जिसमें से 50 फिलिस्तीनी हैं। वजह क्या है? क्योंकि बम्बार्डमेंट जो हो रही है, पहला हमला तो हुआ वहां से बॉर्डर इलाके में आप करके चले गए, वहां पत्रकार मौजूद नहीं थे। लेकिन उसके बाद जो युद्ध शुरू हुआ है और जिस तरह की बम्बार्डमेंट इजराइल के द्वारा किया गया है, जब ऊपर से हमला होता है गौरव, आप जानते हैं मिसाइल और रॉकेट गिरता है तो वो ये नहीं देखता कि आप पत्रकार हैं, ये नहीं देखता कि आप नेता हैं, अभिनेता हैं या आम सिविलियंस हैं। बॉम्ब गिरता है और जो उसकी जद में आएगा वो मारा जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी भी फिलिस्तीनी पत्रकार जमीन छोड़कर नहीं भाग रहे। गाजा से हमास के लड़ाके भाग चुके हैं, नॉर्थ गाजा से अपनी जमीन ढूंढना पड़ रहा है कि लड़ाके कहां गए। 40,000 लड़ाके भागेंगे भी नहीं, क्योंकि भागेंगे भी नहीं। कोई भी पत्रकार हो, चाहे वो गाजा में खड़ा हो, इजराइल में खड़ा हो, रशिया में खड़ा हो, यूक्रेन में खड़ा हो, पत्रकार हैं तभी आज ये तस्वीरें और ये खबरें लोगों तक आ रही हैं, वो दिख रही हैं। और बिल्कुल उन सबको सैल्यूट जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन सब के लिए दिल से सलाम जो वहां पर अपनी जान गंवा इस हमले को कवर करते करते नहीं रहे। दक्षिणी इजराइल पर हूती का बड़ा हमला, इलाट शहर में ड्रोन रॉकेट अटैक। और ये कौन कर रहा है? हूती प्लस हिजबुल्लाह, हमले नॉनस्टॉप। ये देखिए दक्षिणी इजराइल पर हूती का बड़ा हमला, इलाट शहर में ड्रोन और रॉकेट अटैक किए गए। यमन से बड़े हमले का आरोप है। इलाट में इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। और इसी बीच लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला, एतारून इलाके में इजराइल की बमबारी की चपेट में आया यूएन फोर्स का काफिला। लेबनान पर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि ये एक बड़ा थ्रेट है। हिजबुल्लाह से उसको एक बड़ा खतरा है और वो उसको लगातार एलिमिनेट करने में लगा हुआ है। और इसी बमबारी की चपेट में यूएन फोर्स आ गई। यूएन फोर्स का एक काफिला, यूएन पीस कीपिंग फोर्स बाल बची। लेबनान से हुए हमले पर आईडीएफ का पलटवार है। उधर इजराइल पर हूती ने हमले तेज कर दिए हैं। दक्षिणी इजराइल पर हूती का निशाना लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार रॉकेट अटैक कर रहा है हूती। और कहां बैठा है हूती आपको मालूम है? 2000 किलोमीटर दूर बैठा है हूती, यमन में। गाजा सीज फायर के दौरान हूती इस वक्त एक्टिव हो गया है और वो दक्षिणी इजराइल यानी नीचे का जो इलाका है जहां पर डेड सी आता है, जहां पर जॉर्डन और इजिप्ट और इजराइल मिलते हैं, ट्राई जंक्शन जिसको कहते हैं, वहां पर अटैक हो रहा है। उसी से लगते हुए शहर इलाट पे हो रहा है। हूती ने कहा कि सीज फायर का हम पर असर नहीं। आइए तीनों खबरें एक साथ दिखाता हूं मैं आपको। इन तीनों खबरों को आप देखिए कैसे ये तीनों खबरें इस वक्त बहुत अहम हैं। इलाट शहर जहां मेरे पर्सनल जानने वाले रहते हैं, वहां पर मैंने उनसे बात की है। ड्रोन अटैक हो रहे हैं, रॉकेट अटैक हो रहे हैं। यमन से बड़े हमले का आरोप है। यमन 2000 किलोमीटर दूर है, सऊदी अरब के भी नीचे। बमबारी की चपेट में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का काफिला बाल बचा। गाजा सीज फायर के दौरान हमला कर रहे हैं हूती और वो कह रहे हैं कि हम इस सीज फायर में शामिल नहीं है। अब आइए हूती के निशाने पर दक्षिण इजराइल, बिग वॉल पर मैं आपको ये जानकारी देता हूं और इसको आप समझिए जरा। आप देखिए जरा, ये जो इजराइल का आप शहर देखें तो ये है इलाट, ये जो नीचे का इलाका है, यहां पर है ये आपका इलाट, दक्षिण इजराइल का इलाका है। अकाबा की खाड़ी से हमला संभव है। यमन से हूती ये हमला कर रहा है। 2000 किलोमीटर दूर ये अटैक किया जा रहा है। नीचे दिखाइए जरा, यहां पर अकाबा की खाड़ी से हमला संभव, 2000 किलोमीटर दूर ये अटैक किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इजराइल यहीं पर आकर, लगभग यहीं पे आके खत्म होता है इजराइल, और यहां पर ये देखिए ये हमला ये किया जा रहा है। अब जंग जारी, सीज फायर बेअसर। देखिए जंग जारी है और सीज फायर बेअसर है। आप कैसे इसको समझिए? आप देखिए ये इलाट है और यहां पर आप आएंगे, ये आप देखिए मक्का मदीना, ये आप देख सकते हैं सऊदी अरब, ये अबाहा की खाड़ी, और यहीं नीचे यहां पर आता है यमन। और यहां से ये अटैक पूरा, ये जो आप देख रहे हैं ये लाल सागर है, रेड सी है। यहां पर अमेरिका के डिस्ट्रॉयर हैं और आपको याद होगा एक डिस्ट्रॉयर जिससे यूएसएस कॉर्ने, जिसने फायर की थी हूती की मिसाइल को इंटरसेप्ट के उसको मार गिराया था। ये पूरा लाल सागर पार करके मिसाइलें यहां पर आ रही हैं। ये इजराइल है, इधर जॉर्डन है, ये इजिप्ट है, ये यहां पर आप देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि हूती के पास इतनी बड़ी क्षमता अगर है तो फिर ये इजराइल के लिए कितनी बड़ी ये एक वार्निंग है। जंग जारी, सीज फायर बेअसर। वेस्ट बैंक में सीज फायर का असर नहीं पड़ा। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला जारी है। लेबनान से इजराइल की भीषण जंग जारी है। दक्षिण इजराइल में हूती हमला कर रहा है। और ये क्या कोई स्ट्रैटेजी है? जनरल बख्शी मुझे समझाइए। मैंने जहां तक ये पढ़ा है, ये ईरान की एक पूरी सोची समझी प्लानिंग है, जहां पहले हमास आएगा, फिर हिजबुल्लाह आएगा और फिर हूती आएगा। क्या ये वही हो रहा है सीज फायर के तहत कि चलो हमास से सीज फायर है, हूती से तो नहीं है? नहीं, एब्सोल्युटली जैसे आप कह रहे हैं
वो लोग कह रहे हैं कि सीज फायर और जो भी नेगोशिएशन आपकी हुई है वो आपकी हमास के साथ हुई है, तो इसमें हिजबुल्ला और हौती का कुछ लेना देना नहीं, और ये लोग कोशिश करेंगे इस बात उकसाने की और किसी तरह से इसको डिसरप्ट करने की। लेकिन बात यह है कि इजराइल को ज़्यादा इस वक्त पड़ी है मैक्सिमम अपने जो हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़वा ले। दूसरी एक सोच इजराइल की फौज में है कि भाई अब हम मोबिलाइज हो चुके हैं, इजराइल की फौज कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, हमारे जैसे स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, तो जब वो मोबिलाइज होते हैं समय लगता है। और एक सोच ये भी है कि हम जब हाथ के हाथ इन सब से निपट ही लें, एक बार हो जाए टोटल जो सफाया इनका कर ही दे, नहीं तो ये हमें बारंबार तंग करते रहेंगे। अमेरिका की नेचुरली इस वक्त बहुत उनकी इच्छा है कि ये बिल्कुल एस्केलेट ना हो, और एस्केलेट ना हो इसकी दबाव डालने के लिए उन्होंने 2 कैरियर बैटल ग्रुप अपने यहां भेज दिए हैं। याद रहे अमेरिकन वॉरशिप्स ने कई हूती के मिसाइल्स जो हैं उनको इंटरसेप्ट किया है। जी सर। और वो इसलिए आ गए हैं मैदान जंग में कि साहब आप जरा दूर रहिए, कोई हिम्मत ना करे, हिमाकत ना करे, ना ईरान ना बाकी ग्रुप्स, नहीं तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन नेचुरली इस वक्त अमेरिका यूक्रेन में फंसा हुआ है, वो एक और फ्रंट यहाँ नहीं चाहता फुल स्केल वॉर, और इसीलिए हर वो पॉसिबिलिटी जो इस युद्ध को और बड़ा कर सकती है सर, उसको यहाँ पर खत्म किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। अब मैं आता हूं आपके पास सर। देखिए एक बड़ी खबर और आ रही है, इजरायली शिप पर हमले का वीडियो सामने आया है। कैलेंड्रा कंटेनर शिप पर बमबारी, यमनी आर्म्ड फोर्स ने यह बमबारी की है। इजराइल के एक शिप पर हमले का वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे धू धू कर जलता हुआ यह शिप, यह कैलेंड्रा कंटेनर शिप बताया जा रहा है, जिस पर बमबारी की यमन की आर्म्ड फोर्स ने। यमन के हमले से कार्गो शिप में आग लग गई। ये इजराइल का शिप था, और देखिए कैसे उसके बाद समंदर में आग लगी, ये आपके सामने है। तो ये हूती का समुद्र युद्ध कह सकते हैं आप शुरू हो चुका है, जिसमें यमन भी शामिल है। कैसे, आइए आपको बिग वॉल पर पूरी जानकारी में देता हूं। देखिए 25 नवंबर इजरायली शिप पर हमला किया गया, 20 नवंबर इजरायली शिप गैलेक्सी पर कब्जा किया गया, और इसके अलावा आप देखिए ये जो दोनों शिप है, हालांकि इजराइल की इस पूरी गैलेक्सी शिप में गैलेक्सी रीडर जो शिप है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इजराइल तो उसमें शामिल ही नहीं है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस ने इसका खंडन किया था। लेकिन उसके बावजूद अब वो जो सी रूट है, जो दुनिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट्स में से एक है, उसको टारगेट करके ये दुनिया पर एक बड़ी मुसीबत ला सकते हैं। एक और बड़ी खबर है जो दुनिया के लिए बहुत मुसीबत की साबित हो सकती है, और वो है न्यूक्लियर से जुड़ी हुई। मध्य ईरान के न्यूक्लियर सेंटर के पास धमाका हुआ है। इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास यह धमाका हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई धमाके हुए। इस्फहान में ड्रोन से हमले की खबरें हैं। ईरान के डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। और अमेरिका ने इस बीच ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी और यूरोपियन ये इलाका छोड़ दें, यानी ईरान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। सारी मुश्किल इन्हीं देशों की वजह से है। ईरानी विदेश मंत्री ने इजराइल को क्रिमिनल कहा है। तो ये दरअसल अमेरिका को ईरान की बड़ी चेतावनी है। उन्होंने कहा है कि सारे अमेरिकी और यूरोपीय हमारा देश छोड़ दें, ये उन्होंने कहा है। लेकिन इसी बीच देखिए, हम अगर यहां बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्रिमिनल कहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल क्रिमिनल है। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और टेंशन में ईरान, कैसे आप समझिए। ये है जनरल मोहम्मद रजा अश्तियानी, रक्षा मंत्री हैं ईरान के, ये जो आप जिनकी फोटो देख रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, अमेरिका की दखलंदाजी से मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश ये इलाका छोड़ दें। कुछ यूरोपीय देशों की मौजूदगी भी गैर जरूरी है। इजराइल का समर्थन अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है। उन्हें इन सभी अपराधों की कीमत चुकानी पड़ेगी। दैट मीन्स अम्बेसडर वोरा, क्या अमेरिका ने सच में ईरान की कमजोर नस दबा दी है अपने वो वॉरशिप मेडिटेरियन और रेड सी में भेज के? क्या यही वो कारण है जो ईरान इतना बोल रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा है?
बिल्कुल सही फरमाया आपने। आई एम वेरी इम्प्रेस किस तरह से आपने एनालाइज किया। जनरल जीडी बख्शी ने भी स्पष्ट रूप से बताया है। सर, शुरू में आप जानते हैं, आप लोग कहते थे एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है ईरान की तरफ से। तो जो बाइडेन साहब ने कहा कि ये जो ट्रूस हुआ है, टेम्पररी ट्रूस, मैं दिन रात इससे काम करता रहा हूं, और फिर उसने पूरा इसका क्रेडिट लिया है। जबकि पुतिन ने कहा ये मध्यस्थता जो है ये करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, ताकि दूसरा कोई उसमें दखल अंदाजी ना कर सके। अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है, वो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपको याद होगा इराक के साथ भी ये हुआ था 1981 में, फिर वो से इराक के रिएक्टर को इजरायलीज ने उड़ा दिया था और उसका प्रोग्राम सद्दाम हुसैन का खत्म हो गया। दूसरा, ये स्टक्सनेट से और फिर ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट करके जो भी कर रहा है, तो हमने देखा है कि किस तरह से उसका प्रोग्राम पीछे जाता रहा। तो इजराइल इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अमेरिका ने जो वॉरशिप्स भेजे हैं, उसने ईरान से ये कहा है कि जो अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो टाइगर फिर देख रहे हम आपका क्या हाल करेंगे, डायरेक्ट अटैक करेंगे ऑन योर न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो ईरान बोलता रहेगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन उसमें दम नहीं है कुछ करने को। इतना ही कहूंगा सर कि फिलहाल जिस प्रॉक्सी वॉर की आप बात करते थे, अभी चंद दिनों तक और चलेगी एक प्रॉक्सी पीस, और उस प्रॉक्सी पीस के बाद फिर जंग शुरू हो जाएगा। देखिए, इस वॉर को आप नहीं भूलिएगा, करीब 21 महीने हो गए जब ये वॉर चल रही है, और इसी में सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। आइए जल्दी से आपको इस वॉर के बारे में बताता हूं मैं आपको। इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है इन दो लोगों की जो इस वक्त आप देख रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला। रशियन एयरफोर्स ने सुखोई 25 फाइटर जेट से अटैक किया है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी बेस को तबाह किया है। कई आर्मर्ड व्हीकल्स को भी तबाह कर दिया है। तो सुखोई लगातार आग बरसा रहा है, और ये डोनेट्स्क में यूक्रेनी बेस को तबाह करने का सुखोई 25 का वीडियो, जब ये आपके सामने एक वॉर इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रही है, उसी दौरान ये वॉर भी वैसे ही चल रही है जैसी 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रशियन आर्मी का खैर। क्रास्नी लिमन में 55 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। 55 यूक्रेनी नेशनल गार्ड्स की 5वीं ब्रिगेड का हमला रूस ने नाकाम कर दिया। यूक्रेन के 2 मिलिट्री पिकअप ट्रक भी तबाह कर दिए रूस ने। लुहांस्क में रूस यूक्रेन का आमना सामना हुआ था। और एक और बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन के 2 फाइटर जेट मार गिराए। 2 फाइटर जेट, 2 यूक्रेनी MiG-29 लड़ाकू विमानों को रूस ने मार गिराया। 24 घंटे में यूक्रेन के 18 ड्रोन भी तबाह कर दिए। यूक्रेन के 2 गोला बारूद डिपो को जब्त कर लिया रूस ने। रूस के रक्षा मंत्रालय का यह दावा है। और यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा है रूस। शायद इजराइल और गाजा पर दुनिया का ज्यादा फोकस है, इसलिए रूस पीछे पीछे अपने काफी बड़े मिशंस को अंजाम दे रहा है। आइए आपको दिखाता हूं। 539 फाइटर जेट्स हैं जिनको रूस ने तबाह कर दिया है यूक्रेन की सेना के। 255 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। 9183 ड्रोन का नुकसान हुआ है यूक्रेन को। 442 मिसाइल सिस्टम, 13,586 आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक, रॉकेट लॉन्चर 1,185, आर्टिलरी गन्स, मोटार 7,166, 15,572 मिलिट्री वाहन, ये सब तबाह करके रख दिया। ये रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है। जनरल बख्शी, जब से ये इजराइल और हमास के बीच पिछले 50 दिनों से ये वॉर शुरू हुई, लोगों का फोकस थोड़ा हटा है, लेकिन एज अ वॉर एक्सपर्ट, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, आप क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं इस वक्त ये वॉर कहां खड़ी है? देखिए, मैं आपको साफ सटीक शब्दों में कह रहा हूं कि वहां एंड गेम मुझे दिखाई दे रही है। ओके। देखिए, वो जो दोनों काउंटर ऑफेंसिव उनके 9 कोर यूक्रेन के और 10 कोर ने लॉन्च किए थे, ये जो है ज़ैपोरिज़िया के इलाके में, रोबर्टिनिया के इलाके में, वो पूर्ण रूप से फेल हो गए। बाखमुत में जो एडवांस कर रहे थे वो भी रोक दिया गया है। उसके बाद रूस ने अवदीवका में काउंटर अटैक शुरू किए हैं और अवदीवका के शहर को तकरीबन घेर लिया है। वहां पे खबरें आ रही हैं कि जो बटालियन कमांडर्स हैं यूक्रेन के, वो ये जो सुसाइडल हमले करने से साफ इनकार कर रहे हैं। दे आर रिफ्यूजिंग टू ओबे ऑर्डर्स टू अटैक। अगर वो जेलेंस्की के प्रेसिडेंशियल ऑफिस से भी आ रहे हैं तो वो मना कर रहे हैं। बात वहां ये चल रही है कि काफी तकरार है
जेलेंस्की के बीच में और जो जनरल ज़ोलेज़नी हैं कमांडर यूक्रेन फोर्सेस के, ये भी अटकल लगाई जा रही है कि कहीं वो कू ना कर दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जेलेंस्की डिल्यूजनल हो गए हैं, उनको अब शांति कर लेनी चाहिए, सुलह कर लेनी चाहिए, पागलपना है कि हम जीतेंगे जीतेंगे। आप पिट रहे हैं बुरी तरह से, बिल्कुल पिट और यूक्रेन के लोग बेवजह मारे जा रहे हैं, फौज का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये भी अपनी वो बाल हट पे अड़े हुए हैं, जिद पे अड़े हुए हैं। सर आप जो कह रहे हैं देखिए उसी से मिलती हुई एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, मैं तुरंत आपके पास आता हूं। देखिए यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला, यूक्रेन में 75 शाहेद ड्रोन से बम बरसाए हैं रूस ने, 75। और यहां भी ईरान कनेक्शन है, क्योंकि ये शाहेद ड्रोन ईरान के कामिकाजी ड्रोन हैं। कीव, सुमी, ज़ैपोरिज़िया, ये सब रूसी हमले से दहल गए। यूक्रेनी सेना ने भी जवाबी हमला किया। 75 में से 74 ड्रोन हमले नाकाम करने का दावा किया यूक्रेन ने, लेकिन अगर 75 कामिकाजी ड्रोन एक साथ यहां पर आ गए तो वाकई ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है जो रूस ने इस वॉर में यूक्रेन पर किया है। तो रूस का प्रचंड ड्रोन वार और यूक्रेन दहल गया। युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़ा अटैक है। सर्दियों से पहले बिजली के बुनियादी ढांचे को टारगेट किया रूस ने। 75 ईरानी शाहेद ड्रोन से बम बरसाए, कई लोग घायल हुए हैं, सैकड़ों इमारतें तबाह हुई हैं, 120 संस्थानों में अंधेरा छा गया और हजारों घरों से बिजली गुल हो गई। 75 में से 74 ड्रोन मार गिराने का यूक्रेन ने लेकिन दावा किया। KH-59 गाइडेड मिसाइल भी नष्ट हुई है। जनरल बख्शी, मैं एम्बेसडर वोरा के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन। सर 75 ड्रोन एक साथ, कैसे देखते हैं इसको? जी देखिए, मैसिव ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहे हैं। परसों उन्होंने 70 ड्रोन से यूक्रेन के राजधानी कीव पे हमला किया था। आज 75 ड्रोन, ये शाही ड्रोन्स का हमला है। ये ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हैं मास्किंग के लिए, और इनकी आड़ देके उनके जो किंजाल मिसाइल्स हैं, उनके जो बाकी रॉकेट्स और क्रूज मिसाइल्स हैं, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, उनसे वो जबरदस्त हमले कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ग्रिड के ऊपर। सर्दी आने के पहले वो इनकी बिजली खत्म करना चाहते हैं, ताकि ये ठंड में जो इनकी जनता है खूब ठुरे, बहुत उनकी हालत बुरी पतली हो जाए इसके अंदर। और जैसे मैं कह रहा हूं, वहां तो साहब मुझे एंड गेम दिखाई दे रही है। बातें हम बड़ी बड़ी कर लें, कुछ भी हम टेलीविजन के ऊपर जरूर यूक्रेन ये लड़ाई जिताने की कोशिश की जा रही थी, ग्राउंड पे इनके हालात पतले हैं, बहुत बुरे। वो दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, सही कह रहे हैं। फॉर द पीपल ऑफ यूक्रेन। और इस बीच यूक्रेन भी कुछ हमले करने की कोशिश कर रहा है सर। अगली खबर उसी से जुड़ी हुई है। रूस पर यूक्रेन के प्रचंड ड्रोन हमले। रूस के 4 बड़े शहरों पर ड्रोन अटैक किए हैं यूक्रेन ने। मॉस्को में 20 ड्रोन अटैक मार गिराए गए। कलुगा, तुला, ब्रियांस्क में भी ड्रोन अटैक हुए हैं। कई इलाकों में भारी नुकसान की खबरें हैं। ये मॉस्को की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। तो आइए 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे यहां पर रूस पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। ये आपके सामने 4 तस्वीरें, तुला, कलुगा, ब्रियांस्क और मॉस्को की। और ये ब्रियांस्क जो कि बॉर्डर का इलाका है खार्किव के आसपास का, वहां से लेकर मॉस्को तक अटैक कर रहा है यूक्रेन। और अब जो रूस उस पर ड्रोन अटैक कर रहा है उसके जवाब में उसका यहां पर जवाब देने की कोशिश कर रहा है। एम्बेसडर वोरा, आप कैसे देखते हैं इस वॉर को? क्या आप भी मानते हैं कि वाकई ये वॉर अब एक एंड की तरफ बढ़ रही है? 100%। अभी आपने जिक्र किया था इनका जो कमांडर इन चीफ है ज़ेलुजनी, और जनरल साहब बोले कि ज़ेलेंस्की बन गया डिलूजनी, तो इन दोनों की आपस में आप बिल्कुल नहीं बनती है। ज़ेलेंस्की ने तो कई अपने जनरल्स को बर्खास्त कर दिया है। ज़ेलुजनी ने बोला है कि हम जंग जीत नहीं पाएंगे, देयरफॉर कहा नहीं है, हमें समझौता करना है, और पश्चिमी देश उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। तो जो स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट आ रही है कि ज़ेलेंस्की टाइगर घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, ये ज़ेलुजनी के लिए भी है, यूक्रेनियन लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए, कि जब तक ज़ेलेंस्की है रूस के साथ जंग होती रहेगी, रूस को हम कमजोर करते रहेंगे। दूसरा कोई आके कहता है कि जी हम ये जंग जीत नहीं सकते, इसका मतलब अब समझौता करेंगे। तो 100% इंटरनल सिचुएशन यूक्रेन की ठीक नहीं है, और मुझे ही लगता है अब कुछ ही हफ्तों का समय, या तो ज़ेलेंस्की चला जाएगा या फिर ये ज़ेलुजनी साहब हथियार टेक देंगे रूस के साथ। बहुत शुक्रिया सर आपका।